सो एज आई टोल्ड यू, लाइक हमने जो वेक्टर स्टार्ट किया था, तो शुरू में ये बात समझी थी कि दो वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट की मैग्नीट्यूड वेरी करती है। कहाँ से कहाँ वेरी करती है? दोनों के स्केलर सब्ट्रैक्शन से और स्केलर सम के बीच में। उस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। चलिए लिखिए मेरे साथ साथ, राइट डाउन। रिजल्टेंट ऑफ A and B has magnitude तो उस मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं? R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यही लिखते हैं ना हम लोग। R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप मेरे साथ साथ प्लीज करते जाए। हम मेंशन कर रहे हैं कि द रिजल्टेंट हैज अ मैग्नीट्यूड गिवन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, टू मैक्सिमाइज R। आप सोच सकते हैं R को मैक्सिमाइज करना तो उसके सामने जो लिखा हो उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब A और B की तो जो वैल्यू होनी है सो होनी है, 2 3 4 5 7 जो भी गिवन होगा वो होगी। बट माय डियर, cos थीटा इज समथिंग दैट वी कैन वेरी, राइट? एंगल को मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। तो आप जानते हैं cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू करूंगा तभी तो R मैक्सिमम होगा। अभी हम बात कर रहे थे, कृष्ण ने बताया कि sin थीटा और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है। तो टू मैक्सिमाइज R, यहाँ पे मैं मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली कहता हूँ, ये चीजें बहुत आसान है पर आपको बार बार करने को नहीं मिलती, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से किया करो। टू मैक्सिमाइज R, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू +1। अब cos थीटा +1 होगा तो इसका मतलब थीटा कितना होगा? cos कब बनता है +1? 0 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब R मैक्सिमम कितना बन गया? R मैक्सिमम बिकम्स इक्वल टू, देखिए ध्यान से, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं ऐसे लिख देता हूँ, अंडर रूट 1/2 डाल देता हूँ पावर। तो देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस थीटा को मैंने 1 पुट कर दिया, दैट्स आवर मैक्सिमम। अरे ये तो a प्लस बी का स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एग्जैक्टली मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर और फिर उसकी पावर 1/2, राइट? जो ये अंदर वाला पार्ट था, ये प्लस बी का स्क्वायर फिर उसकी पावर 1/2, वो हमने मेंशन किया। यहाँ से आप देख सकते हैं 1/2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे क्या मिला? मुझे मिला भाई a प्लस बी, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस एज वेल, कि दिस इज a मॉड्यूलस प्लस b मॉड्यूलस। अब तो हम कंफर्टेबल है ना ये बात समझने में कि मॉड्यूलस जो होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सो आर मैक्स कम्स आउट टू बी दिस। तो अभी अभी हरप्रिया थी शायद जिसने ज्वाइन इन किया, तो देखो ध्यान से डियर, रिजल्टेंट जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो भी कॉस थीटा मैक्सिमाइज करना था तो +1 किया, थीटा 0 डिग्री पे बन गया। इस रिजल्ट को फिर ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि cos थीटा 1 बन चुका है, ये a प्लस बी का स्क्वायर था, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, a प्लस बी आंसर आ गया, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b। ये r मैक्स आ गया। अब r मिनिमम की तरफ चलते हैं, लिखिए जरा, टू मिनिमाइज r, टू मिनिमाइज r। r को मिनिमाइज करना चाहते हो तो cos थीटा कितना लिखोगे? देखो ध्यान से, अगर मैं cos थीटा को -1 लिख दूं, समझ सकते हो, cos थीटा को -1 लिख दूं तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो r जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। लेट अस गो फॉर इट। टू मिनिमाइज r, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1, और cos थीटा -1 कब होता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर्स 180 एक दूसरे डिग्री। से, हाँ, एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, तब हो जाएगा ऐसा। तो पुट कर देते हैं, इससे मिल गया r मिनिमम, और वो बना माय डियर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिकॉज cos ऑफ थीटा को आपने -1 लिख दिया, राइट? सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पावर 1/2। अब ये क्या है? a माइनस बी का स्क्वायर है ये, तो देखो a माइनस बी होल स्क्वायर एंड पावर 1/2। तो बेसिकली इसे आप लिख सकते हैं a माइनस बी। एग्री? अब यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख दीजिए मेरी एक इंपॉर्टेंट बात, लिखिए, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस has to be considered, modulus has to be considered
फोर ए माइनस बी, ये देखो ऐसे मॉडुलस हैज टू बी कंसिडर्ड फॉर, ये जो लिखा मैंने ए माइनस बी, बिकॉज कोई बता सकता है क्यों? वाई वुड आई कंसिडर मॉडुलस जबकि यहां तो आया नहीं था? वाई शुड आई कंसिडर मॉडुलस? बिकॉज मैग्नीट्यूड, ध्यान देना, यस क्रिश, क्योंकि सर मैग्नीट्यूड का भी माइनस नहीं होता सर, शाबाश, नेगेटिव नहीं होता। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is always positive, is always positive. मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। याद रखें, आप कह सकते हैं सर आंसर में नेगेटिव तो आता है, तो नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड हैज टू बी पॉजिटिव। तो ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? मॉड्यूलस। तो मैं अल्टीमेटली क्या लिखूंगा? फॉर मी आर मिनिमम एक्चुअली इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड्यूलस ऑफ ए की मैग्नीट्यूड, ध्यान दें, माइनस बी की मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। रादर आपकी जो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जैक्ट, तो आपको ऐसे करना। तो ठीक है, आर मैक्स मिल गया, आर मिनिमम मिल गया, तो क्या मैं अब लिख सकता हूँ कंक्लूजन? कंक्लूजन इज that r has a magnitude which has to be greater than equal to modulus of a minus b, यानी कम से कम वैल्यू a माइनस बी हो सकती है, हैज टू बी लेस देन इक्वल टू, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू a प्लस b हो सकती है। ठीक है, कम से कम वैल्यू a माइनस बी और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू a प्लस बी हो सकती है। तो ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से समझ के चलिए, क्लियर होना चाहिए। अभी देखो मैं इमीडिएटली इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ। मैंने जैसा कि पहले बताया था, क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई थी आज, तो मैं अप्रॉक्स 10 मिनट्स इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। जिन बच्चों की कोई और क्लास है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे सिर्फ मैसेज भेज देना कि सर हमें सेकेंड हाफ भेज दीजिए, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और जिनकी नहीं है वो करते रहिए प्लीज। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिखिए, which of the following cannot be, can't be resultant of 7 Newton and 10 न्यूटन? इनमें से कौन सा 7 न्यूटन और 10 न्यूटन का रिजल्ट नहीं हो सकता? तो ऑप्शंस हैं 1 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन 6 न्यूटन, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, थर्ड ऑप्शन 10 न्यूटन, फोर्थ ऑप्शन 7 न्यूटन, फिफ्थ ऑप्शन 18 न्यूटन। ठीक है, जरा बताएं मुझे अब इसमें से कौन कौन सा आंसर पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। आई विल वेट फॉर योर हैंड। अच्छा, पहले से आप खड़े हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। अमन, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे पार्टिसिपेट करते हो ना, तो दिस गिव्स मी यू नो काइंड ऑफ गूज बम्प्स कि अरे वाह, क्लास में मजा आ रहा है। कुणाल ने हाथ खड़ा किया, कुणाल बता भाई। सर फर्स्ट एंड फिफ्थ। ओके, पहले तो मुझे ये बता कि इसका रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होगा, जो आर है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 3 से 17 तक। वेरी गुड, 3 to 17, तो मैं बोल सकता हूँ 3 न्यूटन टू 17 न्यूटन। आई हैव गॉट मैसेजेस एज वेल, 1 and 5, 1 and 18। ओके, चलो देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये रिजल्ट हो सकता है, इससे बाहर जो होगा वो पॉसिबल नहीं है, यानी 3 से छोटा और 17 से बड़ा वो पॉसिबल आंसर नहीं है। तो ऐसी ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? वी कैन सी, देखिए 1 न्यूटन इज लेस देन 3, तो हमने क्या लिखा था? कांट। तो राघव एक बार स्टेटमेंट ध्यान से देखो, क्या लिखा है इसमें? कांट, विच कांट बी द रिजल्टेंट। तो 1 न्यूटन कैनॉट बी द रिजल्टेंट एंड 18 कैनॉट बी द रिजल्टेंट। बिल्कुल सही आपका आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछता हूँ आपसे। क्वेश्चन, which of the following pair of forces, which of the following pair of forces
cannot produce a resultant of 6 न्यूटन। जो मैं अभी आपको पेयर्स देने वाला हूं यहाँ पे ऑप्शन में, इनमें से कौन 6 न्यूटन का रिजल्टेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है मेरे पास 1 न्यूटन, 10 न्यूटन। सेकेंड ऑप्शन है 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन है 8 न्यूटन, 10 न्यूटन। फोर्थ ऑप्शन है 13 न्यूटन, 13 न्यूटन, कितना डाल दूं, 6 न्यूटन। ठीक है, 13,6। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस कैनॉट प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट ऑफ 6 न्यूटन। जस्ट रेज हैंड टू आंसर। इट मे बी अ मोर देन वन करेक्ट आंसर, तो वो सोच समझ के आंसर कीजिए प्लीज। यस, रेज हैंड, रेज हैंड, रेज हैंड। आज मैंने वेनी से नहीं पूछा तो वेनी बता देगी। चलो वेनी आप बता दो। यस वेनी। Sir, first and fourth. ओके, एज पर वेनी फर्स्ट एंड फोर्थ इज द आंसर। देख लेते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ। जिसका आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ है वो अपने हैंड्स डाउन कर सकता है। ठीक है, मैं चैट में भी देख लेता हूँ, कुछ बच्चों ने लिख के भेजा। राइट, वेरी गुड। ठीक है, सो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि फर्स्ट वाला कहां से कहां तक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। 10 - 1 इज 9, 9 2 10 + 1 इज 11। तो ये 6 से बाहर हो गया, 6 इससे कम है, सो ऑब्वियसली ये सही आंसर है। ये कभी भी 6 न्यूटन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। 4 - 3 इज 1 एंड 4 + 3 इज 7, तो 6 इसके बीच में आता है। 10 - 8 इज 2 एंड 10 + 8 इज 18, 6 इसके भी बीच में आता है। 13 - 6 इज 7, 13 + 6 इज 19, 6 इसके बीच में नहीं आता, इट इज लेस। सो बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ कम आउट टू बी द आंसर्स। गुड, ध्यान रखना आज मैं आपको असाइनमेंट भेज रहा हूँ, वो जरूर कर लेना। और अब मैं चलता हूँ आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ आपको। ये हमें फिजिक्स में बहुत सारी जगह बार बार यूज करना होगा, और देखते हैं। चलिए देखिए, टू अंडरस्टैंड रिजल्टेंट for forces having equal magnitude. For forces having equal magnitude. ठीक है, to understand resultant for forces having equal magnitude, जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाता है। R जो है वो A + B है, नो डाउट, बट A जो है ये श्योरली आपको दिखाना है B के इक्वल। R = A + B एंड A = B आ गया। ठीक है, यहां पे अब देखें जो रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन आता है दैट इज ऑलवेज A² + B² + 2AB cos of theta। एग्री? A² + B² + 2AB cos of theta, और उसकी पावर हो गई 1/2, पावर हो गई 1/2। अब मुझे जानबूझ के यहाँ पे A को B के इक्वल लिखना है, तो ये बन गया A² + B² + 2A²। अच्छा, मैं B को भी A कर देता हूँ। A² + A² + 2A² इंटू cos of theta, और उसकी पावर हो गई 1/2। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। अब देखो A² + A² भी 2A² बन गया, 2A² + 2A² cos of theta पावर 1/2, जिससे आगे मैं लिख सकता हूँ 2A² को कॉमन निकाल देता हूँ, 1 + cos theta। अब देखते हैं कौन बताएगा मुझे सही से। पावर 1/2, पहले एक बार यहाँ तक ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो। A² + B² + 2AB cos theta पावर 1/2, A² + A² + 2A² cos theta पावर 1/2, ये बन गया 2A²। यहाँ से 2A² कॉमन निकाला, 1 + cos theta पावर 1/2 आ गया। तो इसके बाद क्या आएगा आप देखिए ध्यान से, इसमें से 2A²
का ए बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर बचा 2। कोई मुझे बताएगा 1 प्लस कॉस थीटा को ओपन करे तो क्या मिलता है? याद है 1 प्लस कॉस 2 थीटा? मेडिकल वालों आपकी नोटबुक के फ्रंट पेज पे आपने लिखा था 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, याद करो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2, नहीं बोलो, शाबाश, 2 cos square theta. राइट। लेकिन यहां पर है 1 प्लस कॉस थीटा, तो फिर यहां क्या लिखूं? नहीं, मुझे यहां क्या लिखना चाहिए? यहां तो है ही थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो शाबाश। 2 cos square. थीटा तो लिखना पड़ेगा ना, एंगल को छोड़ेंगे तो नहीं ना, कॉस के साथ कुछ तो आएगा। सी आप बता पाओगे? सिया बोलो बोलो। शायद बाइक ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। देखो ध्यान से, वेनी आपने बिल्कुल सही बताया था कि 1 प्लस कॉस, यहाँ लिख देता हूँ, अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा था तो आया डियर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? हाँ गम बोल दो आप। और अगर 1 प्लस सर कॉस 2 थीटा cos है, square बोलते जाओ। 2 cos square theta by 2। हाँ, तो वेनी आपको बस ये समझना था डियर कि जो भी एंगल लिखा हुआ है यहाँ पर उसका आधा करना है। 2 थीटा का आधा थीटा हो गया, थीटा का आधा थीटा बाई 2 हो गया, बस इतनी सी बात समझ लो, ठीक है? सो 2 तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो 1 प्लस कॉस थीटा बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इसकी पावर हो गई 1/2। अब तो ठीक है। तो देखो 2 का स्क्वायर है, अंडर रूट किया तो 2 बाहर आ गया, 2a, कॉस का भी स्क्वायर है तो कॉस बाहर आ गया, कॉस थीटा बाय। तो ये एक सिंपल सा आंसर है जो याद किया जा सकता है कि अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 2a cos थीटा बाय 2, राइट। तो मुझे यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस करने हैं। स्पेशल केसेस क्या है? वो स्पेशल केसेस, नंबर 1, मैं देखना चाहता हूँ कि जब एंगल 0 होता है तो रिजल्ट क्या आता है। ये तो आप मुझे वैसे ही बता दोगे, बता सकते हो, इसके लिए तो मुझे मैथ्स यूज करने की भी जरूरत नहीं है। एंगल 0 है, ए के साथ ए को ऐड किया तो आंसर क्या हो गया? 2a। यस, r इज इक्वल टू 2a। सेकेंड केस, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो क्या आएगा? सोच के बताओ फटाफट। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? कम ऑन, हाँ अगम बोलो। सर √3 है। हाँ बिल्कुल सही है। जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ साथ देखो, मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। r बन जाएगा डियर 2a cos ऑफ 60 था ना, तो 60 का आधा यानी 30, cos 30 कितना होता है? √3/2, √3/2, तो 2 गेट्स कैंसिल्ड, आंसर आ गया √3a। ये कुछ ऐसी चीजें जो मैं अल्टीमेटली ना अपने उन बच्चों को चाहूंगा कि प्रॉपरली लर्न कर ले जो अच्छे से काम करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, कि cos 60 √3/2 होता है। जब एंगल 60 होता है तो आंसर √3a आ जाता है। कब आता है? जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है, ठीक है? ऐसे ही मेरा थर्ड केस है, इसमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कंसिडर करना है। बताएगा कोई? थीटा 90 होगा तो आर कितना आ जाएगा? बाकी लोग भी हैंड रेस करो यार, क्या दो ही जने बताते रहेंगे क्या मुझे? करो शाबाश। निश्चय भल्ला जी कहाँ हो आप? बस नाम ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ निश्चय सर बोल। 1/√, दोबारा बोल, क्या बोल रहे हैं? सॉरी सर, 1 आएगा सर। चल कोई बात नहीं, रिया आप बता दो। Sir, A. ये आ जाएगा। तो जैसे आपने 1 बोला, 1 की बजाय आपको क्या सोचना चाहिए था? रिया अभी भी ठीक नहीं हुआ है ना। आरती बताना चाहती है क्या? आरती इफ यू वांट टू टेल। देखिए ध्यान से, यही तो है जिसमें वैल्यू पुट करनी है। ट्वाइस ऑफ a cos ऑफ थीटा बाय 2, थीटा 90 है तो cos 45 बन गया। इतना तो कर सकते हो ना आराम से। अगर किसी को लग रहा है मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ तो आराम आराम से बता देता हूँ भाई। देखो ये तो आपने प्रूव कर ही लिया ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद आप जस्ट वैल्यूज पुट कर रहे हो, 2a cos ऑफ 45, क्योंकि थीटा 90 था। cos 45 कितना होता है? 1/√2। सो ये बन गया 2a डिवाइडेड बाय √2। सो आंसर शुड बी √2a, ठीक है ना? तो निश्चय आप ठीक बताने लगे थे शुरू में, बस वो √2 आपने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया। तो थीटा 90 होता है तो √2 आता है। पता है क्या है? आप ना किसी भी स्क्वायर के बारे में सोच लो, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? अगर साइड ए है तो √2 है, वही तो फिगर बनती है। ए इधर, ए इधर,
डायगोनल कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, थीटा इज इक्वल टू 120। मैं इसमें आपको टाइम देता हूँ, आप मुझे प्रॉपर सॉल्व करके बताओ कि जब थीटा इज इक्वल टू 120 हो तो देखें, इफ यू पुट थीटा इज इक्वल टू 120 तो यहाँ पे आपको थीटा बाई 2 लेना था, cos 60 आ गया, cos 60 1/2 होता है, एंड ऑब्वियसली दैट गिव्स मी आंसर एज ए। इसको अच्छे से याद करो, अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल 120 है तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड का आएगा। मैं आपको लिखवा देता हूँ, काइंडली राइट डाउन विद मी। बस ये आज का आखिरी है, स्टार मार्क करके लिखे। इफ two vectors of equal magnitude, are added at angle 120 degree, 120 डिग्री को बिल्कुल मुझे हाईलाइट करके रखना है, एंगल 120 डिग्री, the resultant has same magnitude, and is midway मतलब 60 डिग्री का एंगल बनाएगा किसी भी एक से। तो दो इक्वल वेक्टर्स है तो हमेशा उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो मिडवे बनेगा, तो यहाँ पे मिडवे का मतलब क्या, किसी भी एक से 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच का एंगल 120 है तो रिजल्टेंट कितना आ गया, सेम आ गया। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उन्हीं की इक्वल मैग्नीट्यूड वाला है तो एंगल कितना है, सीधा सीधा याद होना चाहिए 120। तो मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, can sum of two unit vectors be a unit vector? क्या दो यूनिट वेक्टर्स का सम एक यूनिट वेक्टर हो सकता है? बताइए शाबाश, क्या कभी भी दो यूनिट वेक्टर्स का सम एक यूनिट वेक्टर हो सकता है? ट्राई एन आंसर, देखते हैं। चलिए, दो यूनिट वेक्टर है, बच्चे गलती कहां करते हैं ना, आई कैप जे कैप सोचने लगते हैं कि सर आई कैप प्लस जे कैप की मैग्नीट्यूड तो √2 आई थी, जैसा कि अभय ने सोचा, पर अभय आई कैप जे कैप और के कैप ही तो यूनिट वेक्टर नहीं है ना मेरे भाई, इनके बीच में एंगल एक्चुअली 90 डिग्री होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड √2 आ जाती है। सोच लो ना, आई कैप जे कैप, लेकिन अगर इनके बीच में एंगल 120 होता तब तो कर सकते थे ना। तो आंसर लिखिए मेरे साथ, आज का लास्ट है ये, आंसर लिखिए, yes if the angle between two unit vectors be 120 degree, yes if angle between two unit vectors be 120 degree। जो मैं आपको समझा भी सकता हूं कि जैसे मान लो n कैप इज इक्वल टू p कैप प्लस q कैप, दुनिया भर की कैप बना सकते हैं यार, कोई हमारे पास कमी थोड़ी ना। n कैप इज इक्वल टू p कैप प्लस q कैप, जिसमें p कैप एंड q कैप आर एट एंगल 120 विद ईच अदर। अब तो समझ में आता है। तो ऑब्वियसली जो n कैप आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। बोले शाबाश, आई होप क्लियर हो गया। तो ये मैं बता रहा हूँ, इस तरह से कॉन्सेप्ट ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई दो फोर्सेस लगाई मैंने 10 न्यूटन की, उनके बीच में एंगल था 120, तो एकदम से दिमाग में आना चाहिए अच्छा इसका तो रिजल्टेंट 10 आ जाएगा, ऐसे हेल्प करता है। और अभी ये वाला क्वेश्चन था जहां हमने एकदम से अप्लाई किया कि क्या सम यूनिट वेक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जब एंगल 120 होता है। तो देखो आज की क्लास में मैं काफी सारी चीजें सीखी समझी, मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ। टू स्टार्ट विद, मैंने आपको कल का जो रिजल्ट था वो रिवाइज करवाया, उसके बाद टू फोर्सेज ऑफ 6 न्यूटन 8 न्यूटन एट 30 डिग्री कंसीडर करी, उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था।
वो आपने आराम से सॉल्व कर दिया, जिसमें आपको ध्यान रखना था कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। आप लोग चाहें तो घर पे इसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेना। फिर हमने क्वेश्चन पिक किया, दो फोर्सेज है F और 2F, और फिर क्या किया, F को डबल कर दिया, 2F को 16 इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। और ये कहता है क्वेश्चन की एंगल ऑफ द रिजल्टेंट रिमेन सेम। तो मैंने F के साथ अल्फा कंसिडर किया, tan अल्फा आ गया, फिर 2F के साथ अल्फा कंसिडर किया, ये आ गया, इनको इक्वेट किया, साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, और फर्दर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। F कम्स आउट टू बी 8 इन दिस। फिर मैंने आपको बताया कि अगर दो वेक्टर्स A और B हैं, इनका रिजल्टेंट ऐसा है कि वो A के परपेंडिकुलर आ गया है, तो A और B के बीच में एंगल कितना होगा, तो हमने उसको थीटा लेट कर लिया, और tan अल्फा जो होता है b sin थीटा को a प्लस b cos थीटा होता है, अल्फा को 90 मान लिया, tan 90 इनफाइनाइट होता है। अब इसका रिजल्ट देखने के लिए हमें a प्लस b cos थीटा को 0 पुट करना पड़ा, उससे आंसर आ गया cos थीटा इज इक्वल टू माइनस a बाई b। अब सच सच बताना है, तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस तरीके से अपने घर पे रिविजन करते हैं बाद में, जैसे मैं फटाफट स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर नहीं करते हैं तो काइंडली मेक वन हैबिट, आप चाहे मुझसे रिकॉर्डिंग्स मंगवा लो, मैं आपको दूंगा रिकॉर्डिंग्स, लेकिन आपको हर रोज ये इस तरीके से या तो नोटबुक से या रिकॉर्डिंग से कोशिश करो, क्लास से 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले एक क्विक रिवीजन करके आओ, तो माइंड फ्रेश होगा और क्वेश्चंस करने में मजा आएगा हम लोग को, ठीक है, ट्राई टू डू दैट। फिर हमने क्या किया, एक दो वेक्टर्स ए बी का रिजल्टेंट आर है, वो किसके साथ एंगल छोटा बनाएगा, समझा, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके साथ छोटा एंगल बनाएगा, ये क्लियर किया। फिर आफ्टर दैट हमने अंडरस्टैंड किया कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ जा सकती है, ठीक है ना। उसमें क्या क्लियर हुआ कि भाई a माइनस बी से लेके a प्लस बी जा सकती है। मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए सीखा कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो मैक्सिमम का रिजल्ट ये आ गया, मिनिमम का रिजल्ट ये आ गया। मिनिमम में ध्यान रखें कि एक एक्स्ट्रा मॉडुलस क्यों डालना पड़ता है, जैसा कृष्ण ने बताया था कि आप याद रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, इट हैज टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव साइन जस्ट डिफाइंस द डायरेक्शन। फिर इसके बेसिस में मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि कौन सा रिजल्टेंट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, बड़े अच्छे से किया आपने। फिर अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि मुझे ये चीज़ बार बार फिजिक्स में चाहिए रहती है कि अगर दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या करें, बी को उठा के ए लिख दिया, इनका रिजल्ट आ गया ये वाला 2a cos ऑफ थीटा बाय 2, ठीक है। और फिर थीटा को 0 किया, 0 में पता लग रहा है यार सेम डायरेक्शन में 180 होगा तो 0 आ जाएगा, 0 है तो 2a आ गया। फिर 60 डिग्री में √3 आ गया, 90 पे √2 आ गया, और 120 पे सेम टू सेम आ गया, बस उसके ऊपर क्वेश्चन करवाया, ठीक है। आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा, काफी लंबी क्लास हो गई आज, थैंक यू वेरी मच, हैव फन।